हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन में ही आगे। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन की थोड़ी बात भी की थी। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वहाँ जो हमारा जो डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है वो एचएनआरएनए बनता है। वो एचएनआरएनए क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है और उसमें इंटरप्टेड सीक्वेंस पाए जाते हैं जिनको इंट्रॉन कहते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है और डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए बनता है और तुरंत प्रोटीन भी बनने लगता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग की जाएगी, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, एक्सॉन को जोड़ा जाएगा जिस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। और उसके बाद जोड़ने के बाद एमआरएनए बनाया जाता है, मैच्योर एमआरएनए। अब वो न्यूक्लियस से बाहर आता है और फिर वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। और ट्रांसलेशन का ये बेसिक डिफरेंस है कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों साथ में होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद ट्रांसलेशन होता है। तो बात आती है यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कैसे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए सबसे पहले हमें, आप लोग सुने होंगे कि यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ कई एंजाइम की जरूरत होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी आरएनए बनाना हो तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, जबकि यहाँ पे हर आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए बनाने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए बनाने के लिए, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाने के लिए। ये बेसिक है, और भी बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है इन इंट्रॉन का पाया जाना, और इंट्रॉन को हटाने के लिए और एक्सॉन को जोड़ने के लिए यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बन जाता है, ये आरएनए बन गया है, इसको बोलेंगे हमारा एचएनआरएनए या अनस्टेबल आरएनए। एचएनआरएनए जो बनता है इसमें इंट्रॉन आपको दिख रहा होगा। अब इस इंट्रॉन को हटाना है, एक्सॉन को जोड़ना है, तो हमारे पास स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स होता है, उसको आके यहाँ पे जोड़ते हैं। कुछ एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस जो होता है उसके पास एक्सोन्यूक्लियस वाली एंजाइम की एक्टिविटी होती है जिससे कि इंट्रॉन को कट के हटाया जाता है। एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम होता है वो डीएनए को जो साइड से कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस बीच में किसी स्पेसिफिक पोजीशन से कट रहा है तो एंडोन्यूक्लियस होता है। और ये एंजाइम हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की जाएगी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो फिलहाल जब इसको कट करने जाते हैं तो इसको कट करने से हमारा जो एक्सॉन होता है वो भी कट सकता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग की जाती है। कैपिंग क्या होता है, कैपिंग में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे लगाया जाता है जिससे जो एंजाइम है इसको पहचान ना सके। यहाँ पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड में क्या लगाते हैं, तो बोलेंगे 5' एंड पे की जाती है कैपिंग। पहले ध्यान रखना है 5' एंड पे कैपिंग की जाती है, और इस कैपिंग में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लगाया जाता है 7-मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ मिथाइलेज एंजाइम यूज हो जाता है जिसके हेल्प से ये कैपिंग की जाती है। अब इस एंजाइम जो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को पहचान नहीं पाता इसलिए इसको कट नहीं करता, और वही काम 3' एंड पे करते हैं, लेकिन 3' एंड पे होती है टेलिंग। दोनों साइड से हमको एक्सॉन है, इस साइड भी एक्सॉन है, इस साइड एक्सॉन है, तो इस पार्ट को कटने से बचाने के लिए इधर कैपिंग की है 5' एंड पे, और 3' एंड पे करते हैं टेलिंग। जो 3' एंड पे टेलिंग होती है वहाँ एडेनिन के 200 to 300 मॉलिक्यूल जोड़ा जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ 200 to 300 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनाइलेटेड रेसिड्यू इन 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 टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, जिसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल। क्यों, जो ढेर सारे एडेनिन के टेलिंग की गई है तो इसको पॉली ए टेल बोलते हैं। यहाँ जनरली 200 से 300 मॉलिक्यूल होते हैं। हमारा डीएनए में टेम्पलेट में कुछ भी रहा हो लेकिन लगाते हैं सिर्फ एडेनिन ही जोड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये लगने से क्या होता है, अगर इधर से एक्सोन्यूक्लियस कट करने आप चाहे कट करते करते तब तक ये आरएनए मैच्योर हो चुका रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैच्योर आरएनए में को हमको स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग से एक्सॉन खत्म हो जाए, इससे बचने के लिए हम लोग कैपिंग और टेलिंग करते हैं। तो यहीं पे देखिए एचएनआरएनए है, यहाँ देखिए कैपिंग की गई है, और फिर कैपिंग के बाद इधर देखिए स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आया जिसको एसएनआरएनए भी कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये यहाँ पे जोड़ दिया गया।
अभी यहाँ से कट करना शुरू करता है, फिर डीएनए आरएनए लाइगेज आता है, जोड़ देता है और मैच्योर आरएनए बन के तैयार हो जाता है। तो कैपिंग और टेलिंग का पर्पज ही होता है कि प्रोटेक्ट करना डीएनए को। ठीक ऐसा ही कैपिंग और टेलिंग आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा, जब बैक्टीरियोफेज आके अटैक करता है ई कोलाई के ऊपर, तो ई कोलाई के डीएनए को वो डिस्ट्रॉय करता है, तो अपने डीएनए को बचाने के लिए वो क्या करता है, अपने डीएनए की कैपिंग करता है। वहाँ लिखा है मिथाइलेशन, मिथाइलेशन करता है। तो मिथाइलेशन करने से क्या होता है, उसका डीएनए बच जाता है, पहचान नहीं पाता है। तो मिथाइलेशन अपने डीएनए को तो कर लिया, क्यों मिथाइलेशन करता है, यहाँ दो बात आती है। देखिए, जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसके अंदर आता है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए आता है और उसको कंट्रोल करने जाता है, तो वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है इकोलाई, जिस एंजाइम से जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो कट के टुकड़े टुकड़े हो जाए और उसका डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन उस डीएनए से बैक्टीरिया का डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इससे बचने के लिए वो अपने डीएनए के ऊपर कैपिंग कर देता है। तो अपने डीएनए को बचाना है, सामने वाले का डीएनए को कट करना है, तो उस एंजाइम से बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसीलिए नाम पड़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हम लोगों ने बात किया दो तरह का है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। साइड से कट करे एंडोन्यूक्लियस, बीच में कहीं स्पेसिफिक पोजीशन से कट करे तो एंडोन्यूक्लियस। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, मॉलिक्यूल का एंडोन्यूक्लियस को कट करने का काम करता है। ये हमारा कुछ इस तरह से स्प्लाइसिंग हो जाता है। आगे देखिए, हम लोग इसमें हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। स्प्लाइसिंग में देखिए, स्प्लाइसिंग क्या हुआ, एचएनआरएन से इंट्रॉन का रिमूवर करना, किसके हेल्प से, एक्सॉन स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के हेल्प से, और एक्सॉन को और फिर इसको जोड़ देना, फिर हमारा क्या कहता है स्प्लाइसिंग। ठीक है। कैपिंग में क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड मेथाइल 7 मिथाइल कॉन्सेंट ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं 5' एंड पे एचएनआरएनए के। टेलिंग में क्या किया, इसको पॉलीएडेनाइलेशन भी कहते हैं, हम एडिनाइडेटेड रेजिड्यू 200 से 300 मॉलिक्यूल ऐड किया गया 3' एंड पे। और ये बोला जा रहा है कि नाउ फुल्ली मैच्योर प्रोसेड एचएनआरएनए इज कॉल्ड एमआरएनए। इतना समझ गए आप लोग। ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो आरएनए बन रहा है, इस आरएनए को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कौन सा आरएनए क्या बना रहा है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो वही हम लोगों ने बात किया था कि ट्रांसक्रिप्शन जब करते हैं यूकैरियोट्स में, तो दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आती है। पहला कि तीन आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं हर सबको बनाने के लिए, और दूसरा क्या है कि हमको बड़ा एच एन आर एन ए बनता है, जो कि जिसमें कि इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो तो हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जो पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसको सही करने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो तीनों आरएनए से तीनों चीज़ें अलग अलग बनाई गई। देखिए, आर आर एन ए जीन, प्रोटीन जीन, टी आर एन ए जीन, मतलब तीनों बनाने वाले अलग अलग जीन है सबके। अब देखिए, आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो क्या बनाता है, आर आर एन ए। आर आर एन ए जो होता है वो राइबोसोमल आर एन ए कहते हैं। इसमें 28S 18S 5.8 ये सब टाइप्स ऑफ आर एन ए है। आगे देखते हैं हम लोग कि आर एन ए पॉलीमरेज सेकेंड हम लोगों ने बात किया था, इससे क्या बनता है हमारा एम आर एन ए और एच एन आर एन ए, हेट्रोन्यूक्लियर आर एन ए, एच एन आर एन ए, और इसको प्रिकर्शन ऑफ एम आर एन ए भी कहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आर एन ए पॉलीमरेज एम आर एन ए भी बनाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या बनाता है, टी आर एन बनाता है, 5S आर एन ए बनाता है, और एस एन आर एन ए बनाता है। पहले ध्यान रखेंगे, आर आर एन ए यूकैरियोटिक सेल में 4 तरह के हैं, 28S आर एन ए, 18S आर एन ए, 5.8S और 5S आर एन ए। तो आर एन ए पॉलीमरेज पर सारे आर आर एन ए को बना रहा है एक्सेप्ट 5S आर एन ए। 5S आर एन ए कौन बना रहा है, आर ए पॉलीमरेज सेकेंड, सॉरी आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड। और हमारा क्या बनना है, एस एन आर एन ए, स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए, वही जो स्प्लाइसियो कॉम्प्लेक्स बनाता था, आगे जुड़ता था और इंट्रॉन्स को हटाने का काम करता था। इसको ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे बड़े यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे।
उसके बाद आरएनए जब ये बन जाता है, फिर हम लोगों ने इस प्रोसेस को देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कैपिंग क्या होती है, टेलिंग क्या होती है, ये हम लोगों ने देखा था। और यहाँ कैपिंग टेलिंग होकर हमारी पूरी जो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होने का पर्पस क्या था? अगर आपसे पूछे डीएनए आरएनए में अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आपको सबसे पहले पता होना है कि अच्छा जेनेटिक मटेरियल उसको बोलेंगे जो अपनी रेप्लिका बनाता हो। तो रेप्लिका मतलब कॉपी बनाता हो, वो डीएनए भी बनाएगा, आरएनए भी बनाएगा। फिर अगर आपसे बात किया जाए कि और क्या होते हैं फीचर, तो बोले वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली। तो केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के में जो शुगर होता है, शुगर में डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर आरएनए में जो राइबोस शुगर है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन कम पाया जाता है, जिससे कि रिपल्सन कम होती है, एनर्जी कम होता है उसके पास। और उसके बाद हम लोग बात करें उसमें यूरेसिल की जगह डीएनए में थाइमीन पाया जाता है, जो कि जनरली ज़्यादा स्टेबल है, किससे? हमारा यूरेसिल से। फिर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना भी ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर तीसरी बात कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें म्यूटेशन स्लो होना चाहिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से स्टोर कर सके। म्यूटेशन स्लो होगा तो लाइफ स्पैन भी लंबी होती है, इसलिए वायरस और उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन फास्ट होता है और अपने मॉडिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से होते हैं। फिर चौथी बात कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे हाइट बढ़ाने वाली, तो हाइट बढ़ाने वाली इन्फॉर्मेशन तो है और वो उसको एक्सप्रेस भी कर रहा है। जबकि आरएनए में वो मैसेज को ट्रांसफ़र करने काम करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता। तो अगर आपसे पूछा जाए जेनेटिक मटेरियल कौन अच्छा है, तो बोलेंगे डीएनए। तो बोले डीएनए किस मामले में अच्छा है, तो बोले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के मामले में अच्छा है। बोला कि तो आरएनए किस मामले में अच्छा है, तो बोलेंगे आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के मामले में आरएनए अच्छा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जब डीएनए आरएनए हमारा बन के तैयार हो जाता है, तो आपसे पूछा जाए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो बोलेंगे आरएनए। क्योंकि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल क्यों रखा? क्योंकि जब इनिशियल फेज़ आया था तो इनिशियल फेज़ में इतनी अवेलेबिलिटी चीज़ों की नहीं थी कि सारे चीज़ें हम लोग एक साथ कर सकें। हम लोगों ने पहला जो जेनेटिक मटेरियल बनाया नेचर ने, वो आरएनए बनाया। क्यों? आरएनए के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे आरएनए राइबोसोम बनाने का भी काम करता है और आरएनए जो होता है वो क्या करेगा, ट्रांसफर टीआरएनए एमआरएनए मैसेंजर के भी तरह काम करता है, वो एंजाइम की तरह भी काम करता है और मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी करने का काम करता है, तो और एडाप्टर के भी तरह भी काम करता है। तो इससे डिफरेंट फंक्शन है, रेप्लिकेशन तो करता ही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी करवाते हैं, बहुत सारे फंक्शन करता है, जबकि डीएनए से इतने सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा जाता है। इसलिए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? हमारा आरएनए। आगे हम लोग जाके टाइप्स ऑफ आरएनए भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, टीआरएनए कैसा है, एमआरएनए कैसा है, कैसे ये काम करते हैं, ट्रांसलेशन में कैसे यूज़ होता है, इन सब को भी समझेंगे। फिर जेनेटिक कोड को भी पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडॉन क्या होता है, जेनेटिक कोड में कैसे इन्फॉर्मेशन होती है और कैसे सारे काम होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन आप पीछे की चीज़ों को अच्छे से पहले रिवाइज़ करते हुए जाइए, क्योंकि रिवाइज़ प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपस में जोड़ नहीं पाएंगी, और क्योंकि ये जितने आगे आने वाली चीज़ें हैं वो अब सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो को रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको चीज़ों को साथ साथ रिवीजन भी करना होगा और ध्यान भी रखना है। और सिर्फ रिवीजन इसलिए नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, अच्छे रैंक के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन खूब लगाइए और अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, चाहे इंस्टीट्यूट में चाहे कमेंट्स में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।